नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार कैसे एक छोटे से अंतराल में गिर जाती है, इस पूरे प्रश्न को हम जानेंगे। हरियाणा के पहले और दूसरे दोनों ही मुख्यमंत्रियों का दोस्तों ये दुर्भाग्य रहा कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कामों का मूल्यांकन इतिहास नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और इस दौरान हरियाणा की राजनीति ने देश की राजनीति को वो रंग दिखाए जिसकी मिसालें अब तक दी जाती हैं, जिसको आयाराम गयाराम के दौर को भी कहा जाता है। पता नहीं क्या क्या नाम उस दौर के लिए जाते हैं। डॉक्टर सतीश त्यागी जी की किताब है पॉलिटिक्स ऑफ चौधर और डॉक्टर अनिल कुमार की किताब है वीरेंद्र सिंह एंड पॉलिटिक्स। के गोपी यादव जी की एक और किताब है राव वीरेंद्र सिंह जी की स्मृति में, और चमनलाल जाम जी की किताब है चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। इसके अलावा दोस्तों उस दौर के अखबार, उस दौर की विधानसभा की कार्रवाइयाँ, ये सब पढ़कर उस दौर के लोगों से बात करके हमें पता चलता है कि आखिर क्या घट रहा था उसमें। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र सिंह जी का जब समझौता हुआ तब चौधरी देवीलाल ने लोटे में नमक डालकर यह कहा था कि अगर मैं दगा करूं तो इस लोटे में नमक की तरह गल जाऊं। इसके बाद ही राव साहब और चौधरी देवीलाल का भरोसा एक दूसरे पर बना था और इसके बाद पंडित भगवत दयाल जी की सरकार को गिराकर राव वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी देवीलाल इस सरकार में बहुत बड़े खिलाड़ी थे और लोटा नमक की शपथ के साथ ही जब राव साहब ने चौधरी देवीलाल से समझौते की कीमत पूछी तो चौधरी देवीलाल ने कहा था कि चौधरी चांदराम को कैबिनेट में इंडस्ट्री महकमा दे देना। बस मुझे लगता है कि राव वीरेंद्र सिंह जी में यही एक गलती हो गई कि अगर वो चौधरी चांदराम को इंडस्ट्री महकमा दे देते और चौधरी देवीलाल की केवल कदर करना जारी रखते तो शायद वो लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह सकते थे। लेकिन चौधरी देवीलाल का और उन दोनों का अहंकार आड़े आ गया, और सत्ता जो कुर्सी होती है दोस्तों, उसमें एक स्वाभाविक अहंकार होता है। शायद राव वीरेंद्र सिंह जी उसके भी शिकार हो गए थे। और राव वीरेंद्र सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद चौधरी चांदराम को मंत्री तो बना दिया था, लेकिन इंडस्ट्री महकमा उनको नहीं दिया। और कुछ दिनों बाद राव वीरेंद्र सिंह जी ने चौधरी देवीलाल की तरफ देखना झांकना भी बंद कर दिया था। और ऐसे में देवीलाल जी खुद एक बहुत बड़ा उनका अपना एक ईगो था, वो चुप नहीं बैठने वाले थे। और इसके बाद सत्ता का एक खेल शुरू होता है दोस्तों, जो हमने अक्सर फिल्मों में देखा है, और इस खेल में हरियाणा को बहुत बदनाम किया। आयाराम गयाराम देश की संसद में गूंजा और आखिर में राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार के साथ ही विधानसभा भी भंग करनी पड़ी। और इसके बाद एक दौर चौधरी बंसीलाल का आता है। 24 मार्च 1967 को राव वीरेंद्र सिंह जी ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी संभाली थी और राव साहब की सरकार बनने के मात्र 2.5 महीने बाद ही देवीलाल सरकार से नाराज हो चुके थे और अपनी नाराजगी सार्वजनिक जाहिर करने लगे थे। 5 जून को चौधरी देवीलाल ने एक लंबा चौड़ा पत्र जारी किया जिस पर 13 विधायकों और मंत्रियों के उस पर साइन थे, और पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में उप मुख्यमंत्री चौधरी चांदराम, वित्त मंत्री मूलचंद जैन जी, बिजली और सिंचाई मंत्री मनीराम गोदारा जी और परिवहन मंत्री लक्ष्मण दास के उस पर साइन थे। स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र श्रीनाथ जी जो रोहतक के ही थे, उनके साइन थे। 2 राज्य मंत्री थे मुल्तान सिंह और शमशेर सिंह जी, 2 उपमंत्री थे राम प्रसाद और रहीम खां, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी जगन्नाथ और 3 विधायक चौधरी हीरानंद आर्य जी, प्रताप सिंह और महावीर सिंह जी के इस पर हस्ताक्षर थे। कुल 12 लोगों के उन पर हस्ताक्षर थे। और इस पत्र में राव वीरेंद्र सिंह और उनके मंत्रियों पर बेहद गंभीर आरोप चौधरी देवीलाल ने लगाए थे, और ये आरोप अखबारों की बहुत दिनों तक सुर्खियां बने रहे। चौधरी देवीलाल ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह पर 9 अप्रैल को थापर ग्रुप के आईपी आनंद के यहाँ डिनर करने, चंदे के 2,77,500 रुपए में से केवल 23,780 रुपए जमा कराने और बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए 2 कॉलोनियां रिलीज करने के आरोप लगाए थे। एक आरोप चौधरी देवीलाल ने यह भी लगाया था कि गुड़गांव और महेंद्रगढ़ जिलों में जौ के निर्यात की अनुमति देकर राव वीरेंद्र सिंह जी और उनके रिश्तेदारों ने, जो कि इस इलाके में जौ की खेती करने वाले बड़े किसान थे, उन्होंने खूब मुनाफा कमाया है। और जौ का निर्यात दोस्तों उस समय खोल दिया गया था, और चौधरी देवीलाल का कहना था कि ऐसे समय में खोला जब फसल व्यापारियों के हाथों में पहुंच चुकी थी। व्यापारियों ने किसानों से 70 रुपए प्रति क्विंटल जौ खरीदी और निर्यात खोलने के 1 महीने बाद ये 105 रुपए प्रति क्विंटल बेची गई।
निर्यात खोलने का फैसला लेते वक्त मुख्यमंत्री ने ना मंत्रिमंडल को विश्वास में लिया, ना दल के साथ कोई विचार विमर्श किया। और जो कि इस ब्लैकमेलिंग में चौधरी देवीलाल का आरोप था कि जनसंघ के लोग जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया गया तो उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और इसी दौर का एक पहलू यह भी है दोस्तों कि आज तक हरियाणा के इतिहास में आपने फसलों के जिन्स के दाम को लेकर किसानों को हमेशा संघर्ष करते हुए देखा होगा। पीछे एक दौर आया था जब जिसके घर गंवार की 2 बोरी थी, वो किसान भी अच्छे कैसे पैसे कमा गया था। तो उस दौर में जौ की खेती करने वाले किसानों ने जितना मुनाफा जिंदगी में देखा है आज तक नहीं देखा। और उस समय राव साहब के समय एक नारा हरियाणा में चला था कि राव आया भाव आया। देवीलाल जी के हमले से राव साहब बेपरवाह थे, कुर्सी उनके ऊपर विराजमान थे, उनको विश्वास था कि देवीलाल जी कुछ करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 13 जुलाई 1967 को फिर एक पत्रकार सम्मेलन चौधरी देवीलाल ने बुलाया और उन्होंने राव साहब की सरकार को भ्रष्ट, जनसंघ के प्रभावधीन और गांव विरोधी और हरियाणा विरोधी बताते हुए सरकार गिराने का ऐलान कर दिया। 5 जुलाई को राव वीरेंद्र सिंह जी ने अचानक अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र राज्यपाल को दिया। उनका मकसद था कि देवीलाल समर्थक विधायकों को हटाकर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाए ताकि ये देवीलाल जी की जो बीमारी है इसको हमेशा नाम से मैं अपने रास्ते से हटा दूं। और इससे पहले कि राव साहब अपना मंत्रिमंडल बना देते, चौधरी देवीलाल ने सरकार बनाने का दावा ठोकते हुए 51 विधायकों की सूची राज्यपाल को दे दी। और राज्यपाल भी सब कुछ देख रहे थे, केंद्र के इशारे उनको थे और देवीलाल समर्थक विधायकों के हस्ताक्षर नहीं है ये कहते हुए उन्होंने देवीलाल जी के दावे को खारिज कर दिया, जबकि हकीकत ये थी कि उस पर हस्ताक्षर दर्ज थे। और उस समय राव वीरेंद्र सिंह जी के पक्ष में राज्यपाल साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सीधा सा संकेत था, इंदिरा गांधी चाहती थी कि भले ही वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ना हों लेकिन राव वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहें। इसलिए राज्यपाल ने यह कदम उठाया होगा और राज्यपाल ने राव साहब से दोबारा अपना मंत्रिमंडल बनाने को कहा। नया जो मंत्रिपरिषद बना उसने 15 जुलाई को शपथ ली और राव साहब ने इस दफा दलित नेता चौधरी चांदराम और मनीराम गोदारा को अपने मंत्रिमंडल में नहीं लिया। देवीलाल जी के एक प्रमुख सहयोगी और मुख्य संसदीय सचिव चौधरी जगन्नाथ ने इसके विरोध में 16 जुलाई को अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया और 10 अगस्त को संयुक्त मोर्चे के विधायक गोविंद राम बत्रा को मुख्य संसदीय सचिव की शपथ राव वीरेंद्र सिंह जी ने दिला दी। और इसके बाद मंत्री बनना और मंत्री हटना, विधायक आना और विधायक जाना एक रूटीन का खेल हरियाणा में बन गया। 10 दिन बाद कांग्रेस के एक और नए दल बदल विधायक चौधरी हरि सिंह डावड़ा जी को राव साहब ने अपनी कैबिनेट में मंत्री नियुक्त कर दिया और इस तरह मंत्रिमंडल में हरियाणा कांग्रेस यानी कि जो दल बदल कांग्रेस के कोटे से 7, 2 निर्दलीय सहित 9 कैबिनेट मंत्री हो गए थे। और हरियाणा कांग्रेस और निर्दलीय 3-3 राज्य मंत्री थे। हरियाणा कांग्रेस से एक उप मंत्री था और 4 निर्दलीय उप मंत्री और रिपब्लिक पार्टी का एक उप मंत्री और हरियाणा कांग्रेस से ही एक मुख्य संसदीय सचिव था। 22 जो विधायक थे उनको राव साहब ने अपनी सरकार में एडजस्ट कर लिया था। तब ये कोई निर्धारित कोटा नहीं होता कि आप इतने % ही बना सकते हैं, जिस मर्जी आए जिसको मंत्री बना सकते थे। और देवीलाल सरकार में अपने छोटे से गुट को हरियाणा कांग्रेस उन्होंने नाम दिया और राव वीरेंद्र सिंह जी ने अपने नए गुट का नाम विशाल हरियाणा पार्टी रख लिया। 3 अक्टूबर को एक और कांग्रेसी विधायक तुहिराम जी संयुक्त मोर्चे में शामिल हो गए। और तुहिराम जी के बारे में कहा जाता है कि उनको राजनीति में पंडित भगवत दयाल जी लेकर आए थे और वो तुहिराम को बहुत भरोसा करते थे। लेकिन तुहिराम जी ने पंडित जी को गच्चा दिया और राव साहब से जा मिलिए। राव साहब ने उनको मुख्य संसदीय सचिव की शपथ भी दिलवा दी। और इस घटना से पंडित भगवत दयाल जी को बहुत झटका लगा और उनको लकवा मार गया। हंसी मजाक करने वाले पंडित जी से जब लोग आकर पूछते कि पंडित जी क्या हो गया, लकवा मार गया क्या, तो उनका जवाब होता था कि भाई लकवा नहीं, मुझे तो तुहिराम मार गया। हरियाणा में तब लोग चटकारे लेकर इस कहानी को बताते थे। 29 अक्टूबर को खाद्य उप मंत्री मोहनलाल ठाकुर ने अपने पद और संयुक्त मोर्चे से त्यागपत्र दे दिया और उनके त्यागपत्र के बाद संयुक्त मोर्चे की जो सदस्य संख्या थी वो 39 रह गई, जबकि विरोधी पक्ष की जो संख्या थी वो 40 हो गई, जिसमें 31 कांग्रेसी थे, 5 देवीलाल गुट के और 4 जनसंघ के दल बदल विधायक उसमें शामिल थे। इस समय सदन की संख्या 79 हो गई थी, क्योंकि 19 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष चौधरी श्रीचंद का निधन हो गया और एक अन्य सदस्य न्यायालय में विचाराधीन एक केस के चलते विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए अधिकृत नहीं थे। और 31 अक्टूबर को दलित विधायक चौधरी गयालाल, जो पहले कांग्रेस छोड़कर संयुक्त मोर्चे में शामिल हो गए थे, उन्होंने दोबारा से कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया
और इसके बाद विधायकों की जो संख्या है वो 38 रह गई, जबकि विरोधी पक्ष की संख्या 41 हो गई। लेकिन 9 घंटों के भीतर ही चौधरी गयालाल ने फिर से अपना पैंतरा बदला और एक बार फिर से राव साहब के संयुक्त मोर्चे विशाल हरियाणा पार्टी के साथ जा मिले और 1 नवंबर को उनको मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया। गयालाल जी ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल बदल करके हरियाणा प्रदेश की दल बदल की राजनीति को एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया दोस्तों। और तब ये जो देश में आया राम गया राम एक राजनीति में प्रचलित हुआ और इसके असल जनक चौधरी गयालाल जी हैं। आजकल चौधरी गयालाल जी के बेटे हैं चौधरी उदयभान जी, जो खुद भी 3 बार विधायक रहे हैं, वो हरियाणा कांग्रेस के प्रधान हैं। और पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई और दोनों में चल रहा था, तो कुलदीप बिश्नोई उन पर चिटकारे ले रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि राव वीरेंद्र सिंह जी ने चौधरी गयालाल को आयाराम की उपाधि दी थी और गयालाल जी ने उस दिन कुछ समय पहले दिल्ली में घोषणा की थी कि वो संयुक्त मोर्चे को त्याग कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। राव साहब उनको खुद लेने चंडीगढ़ से गए और फिर उनको लेकर चंडीगढ़ आए और अपने भाषण में इस जुमले का इस्तेमाल किया था और फिर आयाराम गयाराम हरियाणा की राजनीति में स्थायी रूप से स्थापित हो गया। उन्होंने कहा था कि गयाराम जी अब आयाराम हो गए हैं। और 31 अक्टूबर को चौधरी चांदराम ने कांग्रेस में फिर से लौटने की घोषणा कर दी। चौधरी चांदराम के इस कदम से यह कयास लगाया जाने लगा कि देर सवेर खुद चौधरी देवीलाल और उनके साथी भी कांग्रेस में शामिल हो ही जाएंगे। और उस दिन स्वास्थ्य मंत्री और स्थल भौर मठ के मंत्री श्रीनाथ जी, जिन्होंने किलोई विधानसभा क्षेत्र से दिग्गज कांग्रेसी नेता चौधरी रणवीर सिंह को हराया था, उन्होंने भी अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। मगर उधर तेज तर्रार राव साहब ने एक दूसरे विधायक रणधीर सिंह को संयुक्त मोर्चे में शामिल कराने में सफलता हासिल की। और ये चौधरी रणधीर सिंह वही थे जिन्होंने 9 दिन पहले जनसंघ छोड़कर कांग्रेस से अपना नाता जोड़ा था। रणधीर सिंह के दोबारा संयुक्त मोर्चे में लौट आने से राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार है उस पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे वो छंट गए और उनकी कुर्सी बच गई। लेकिन अस्थिरता तो सरकार में आई चुकी थी, रोजाना का खेल वो चल रहा था। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए तब विधायक प्रताप सिंह दोलता की बात बहुत लोकप्रिय हुई थी। प्रताप सिंह दोलता ने पत्रकारों से इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा था कि गतिरोध समाप्त करने का एक ही उपाय बचा है कि हरियाणा में अब राष्ट्रीय शासन लगा दिया जाए और इसके बाद मध्यावधि चुनाव होने चाहिए। और पत्रकारों ने जब पूछा कि ये दल बदल करने वाले विधायकों का क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि मुझ जैसे जिन दल बदलों को ये रोग जिन्होंने शुरू किया था उनको दंड मिलना चाहिए और विधायक फिर से जनता का विश्वास प्राप्त करें। नवंबर की शुरुआत में विधानसभा में दलों की स्थिति अगर आप देखें दोस्तों, तो संयुक्त मोर्चे में 39 विधायक थे, जिसमें विशाल हरियाणा पार्टी के 29, जनसंघ के 9, निर्दलीय 1 थे। और विपक्ष के पास 40 थे, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के 35, हरियाणा कांग्रेस के 4 और निर्दलीय 1 विधायक थे। और इस समय राव मंत्रिमंडल एक स्थान के अल्पमत में था। देवीलाल और कांग्रेस बार बार राव साहब से इस्तीफा मांग रहे थे और फिर भी राज्यपाल BN चक्रवर्ती ने फैसला लिया था कि राव साहब का मंत्रिमंडल बना रहेगा। नवंबर महीने का तीसरा हफ्ता दल बदल और प्रति दल बदल की घटनाओं से भरा रहा दोस्तों। कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा दोनों के नेता हर पल इसी फिराक में रहते थे कि कैसे विपक्षी खेमे से विधायकों को अपने खेमे में लाया जाए। विधायक इस तरीके से बिक रहे थे जो मंडी में जिस तरीके से आलू बैंगन बिकते हैं वैसे बिकते थे तब। और नतीजन हालात ये हो गई थी कि कभी कांग्रेस का एक विधायक संयुक्त मोर्चे में जा मिलता और कभी संयुक्त मोर्चा का एक विधायक कांग्रेस में जा मिलता। इस स्थिति पर राज्यपाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा में दल बदल और प्रति दल बदल का झूमाझूमी का खेल चल रहा है। 5 नवंबर को चौधरी देवीलाल और पंडित भगवत दयाल ने राज्यपाल BN चक्रवर्ती को एक संयुक्त तार भेजा, जिसमें मांग की गई कि चूंकि विपक्ष की जो सदस्य संख्या है वो 40 है और इस प्रकार ये राव साहब का मंत्रिमंडल अल्पमत में है, उसको हटा देना चाहिए। और इसी बीच राव वीरेंद्र सिंह जी ने एक दूसरे कांग्रेसी दल बदलू तोहीराम जी को, जिन्हें पहले उन्होंने संसदीय सचिव बनाया था, को राज्य मंत्री पद से नवाजा। 8 नवंबर को कांग्रेस के एक और विधायक राजेंद्र सिंह संयुक्त मोर्चे में शामिल हो गए और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इस तरीके से राव साहब ने 3 विधायकों के बहुमत का जुगाड़ कर लिया और अब उनकी झोली में 41 विधायक आ गए थे और जिनमें से 23 तो मंत्री थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां हरियाणा में उस समय बन चुकी थी। और 17 नवंबर को राज्य की राजनीति में एक दोस्तों नया मोड़ आता है। चौधरी देवीलाल को लगने लगा था कि अब मैं राव साहब की सरकार को छोड़ूंगा नहीं, चलता कर दूंगा और खुद मुख्यमंत्री बनकर कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनाऊंगा। इसलिए उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के विघटन की घोषणा कर दी और अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में लौटने का ऐलान कर दिया। उनके साथ कांग्रेस में शामिल होने वाले
पूर्व मंत्री चौधरी हीरानंद आर्य जी, पूर्व मंत्री मनीराम गोदारा जी, मुख्य सचिव चौधरी जगन्नाथ जी, प्रताप सिंह चौटाला, देवीलाल गुटके, चौधरी चांदराम तो पहले ही कांग्रेस में आ गए थे, तो ये सब लोग अब कांग्रेसी हो गए थे। और उस समय के दल की जो स्थितियां हैं उसको अगर आप देखेंगे तो विपक्ष की जो सदस्य संख्या थी वो 38 थी, 37 और एक निर्दलीय उनमें था। सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चे की संख्या उस समय 40 थी। महंत श्रीयोनाथ ऐसे गैर कांग्रेसी निर्दलीय सदस्य थे और 2 विपक्ष में उस समय बचे थे। विपक्ष जो 20 नवंबर है उसको विधायक रणधीर सिंह गरौंडा संयुक्त मोर्चा जनसंघ को उन्होंने अलविदा कर दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए और इस तरीके से संयुक्त मोर्चे और विपक्ष की संख्या 39 आ गई दोस्तों, बराबरी पर मुकाबला छूट गया। लेकिन ये जो सरकार का भविष्य है इसकी इबारत 17 नवंबर को लिखी गई थी और उस दिन जो राज्यपाल होते थे वो आईसीएस ऑफिसर थे, बहुत विजनरी आदमी थे और चौबी बंसीलाल की सफलता में उनको बहुत बड़ा हाथ बाद में हुआ। उन बीएन चक्रवर्ती साहब ने हरियाणा की राजनीतिक स्थिति के बारे में राष्ट्रपति के पास एक रिपोर्ट भेजी थी दोस्तों। ये रिपोर्ट भारतीय राजनीति का एक अहम दस्तावेज है और इसमें हरियाणा में संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस दोनों की दल बदल की निंदा राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती ने की थी और बताया था कि किस प्रकार से विरोधी कांग्रेस निरंतर मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक चौधरी देवीलाल के सहयोग से संयुक्त मोर्चे के मंत्रिमंडल को धराशायी करने की कोशिश कर रही थी और किस प्रकार से राव वीरेंद्र सिंह 8 बार मंत्रिमंडल का विस्तार कर चुके हैं और देवीलाल और कांग्रेस के मंसूबों को पानी फेर रहे थे। राज्यपाल के मुताबिक उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस ने कभी एक जिम्मेदार विपक्षी दल की भूमिका ठीक से नहीं निभाई, उसने सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया और ये मौका ही नहीं दिया कि सरकार कोई रचनात्मक कार्य शुरू कर सके। विपक्ष का सरकार पर आरोप था कि वह भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, राजनीतिक उत्पीड़न और कुर्सियों के वितरण के बल पर टिकी थी, लेकिन राज्यपाल की रिपोर्ट कुछ और कहती थी, वो राव साहब के पक्ष में ज्यादा दिखाई देती थी। इसका मतलब ये था कि बीएन चक्रवर्ती राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार से खुश थे और विपक्ष से ज्यादा नाराज थे और राज्यपाल के अनुसार विपक्ष ने जिन तरीकों से विधायकों के दल बदल कराए थे वे न तो शोभनीय थे और न अधिक सामान्य थे। चूंकि सरकार का बहुमत कम था इसलिए उसे कायम रखने के लिए एक एक विधायक की उस समय भारी अहमियत थी और विधायक भी अपनी कीमत समझते थे। सरकार का समर्थन करते रहने के लिए अपनी लंबी चौड़ी मांगों और नित नई शर्तों को पेश कर रहे थे। मुख्यमंत्री अपने दल के सदस्यों की मांगे मानने से मना नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने हमेशा ही उनको यह डर लगा रहता था कि कहीं विधायक उनका साथ न छोड़ दें। दूसरी तरफ अनेक विधायक सत्ता का स्वाद ले चुके थे और ये बखूबी जान चुके थे कि दल बदल की धमकी देकर किस प्रकार से राव वीरेंद्र सिंह जी से वो मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकते हैं। जिन्हें लोग आप चुनकर भेजते हैं दोस्तों, सत्ता के खेल में वो किस तरीके के हो जाते हैं इसका सीधा उदाहरण आप यहाँ पर देख रहे हैं। और राज्यपाल का मानना था कि जब सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की निष्ठा इतनी अस्थिर हो तो यथार्थ बहुमत का कोई महत्व नहीं रह जाता। आज का बहुमत कल का अल्पमत और कल का अल्पमत परसों का बहुमत हो सकता है। इसलिए 78 सदस्यों के प्रभावी सदन में राव वीरेंद्र सिंह जी को निस्संदेह 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। फिर भी राज्यपाल इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ताजा चुनाव के बिना स्थिर सरकार का निर्माण संभव नहीं है। हरियाणा को दल बदल के इस दलदल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को भेज दिया विधानसभा भंग करने की सिफारिश के साथ। राज्यपाल की सिफारिश के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 21 नवंबर 1967 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। ये पहला राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लागू हुआ था दोस्तों और इस प्रकार हरियाणा की पहली विधानसभा 9 महीने में दम तोड़ गई। नवोदित राज्य का एक वर्ष दोस्तों हरियाणा की व्यक्तिगत जो राजनेता हैं उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, संकीर्ण सोच के कारण अनैतिक और सिद्धांतहीन राजनीति का ये साक्षी रहा। राव वीरेंद्र सिंह जी का कार्यकाल बहुत छोटा रहा। वो 24 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री बने, 20 नवंबर 1967 तक अपने पद पर रहे और इस दौरान काम से ज्यादा अपनी सरकार बचाने में लगे रहे। अगर उनको 5 साल का मौका मिलता तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि वो हरियाणा को कुछ ज्यादा बेहतर दे पाते, कुछ प्रोग्रेसिव काम कर पाते। लेकिन पंडित भगवत दयाल और राव वीरेंद्र सिंह जी को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर तो उनका रिकॉर्ड कायम रहेगा, लेकिन काम का मूल्यांकन आप और हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि राज करने का समय ही नहीं मिला। समय तो दल बदल विधायकों को खरीदने, विधायकों को रोकने में चला गया।
तो ये हरियाणा की राजनीति है दोस्तों, आया राम गया राम की राजनीति है ये। और किस मुंह से ये राजनेता स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, जब सत्ता इनको मिलती है तो आप देखिए कैसे चरित्र। अब कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन हरियाणा ने क्या किया? किसी पार्टी में कोई निष्ठावान आदमी नहीं है जिससे आप चुने गए हैं, क्या उसके प्रति आपकी कोई निष्ठा ही नहीं है? हरियाणा हमेशा राजनीति में 2 कदम आगे बढ़कर ऐसे माइलस्टोन खड़े कर देता है, फिर उस पर पूरा देश चलता है। हरियाणा की राजनीति में एथिक्स नाम की कोई जगह नहीं है दोस्तों, कभी भी नहीं रही। यहां पर एथिक्स का मतलब है मौका, जब मौका मिले तब पलटी मार दो। यही हरियाणा की राजनीति की कड़वी सच्चाई है। इसलिए हरियाणा में अच्छे लोग कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। अच्छे लोगों को पता है कि हरियाणा की राजनीति एक दलदल है, इसमें वो नहीं फंसना चाहते हैं। बेहतर तो यह कि समाज के अच्छे लोग राजनीति में आए तो कुछ प्रोग्रेसिव करके दिखाएं, लेकिन यहाँ लोग धन बल से, अपना जोड़ जुगाड़ से राजनीति में आते हैं, विधायक चुने जाते हैं और 5 साल फिर खुद की संपत्ति बनाने में गुजार देते हैं। और इन लोगों में से सबसे बुरा हाल उनका है जो परंपरागत राजनीति में आए हैं। बाप दादाओं की राजनीति से जो लोग निकले हैं उनका और भी ज्यादा बुरा हाल है। खैर दोस्तों, कल हम राव वीरेंद्र सिंह जी के एक और किस्से का मैं आपको जिक्र करूंगा, जो 3 लाल्स ऑफ हरियाणा में IAS राम वर्मा जी हैं, उन्होंने जिक्र किया था। राव वीरेंद्र सिंह जी जब इस्तीफा देकर आए तो किस तरह का उनके भाव थे और कैसी मनोस्थिति उनकी थी, उसका एक अच्छा रोचक प्रश्न उन्होंने लिखा है। चौधरी देवीलाल के साथ रिश्तों के बारे में भी काफी उसमें लिखा हुआ है, तो कल के वीडियो में हम वो बताएंगे दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों। अहिरवाल के साथ ही हो सकता है मेरी जानकारियों में कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि मैं अहिरवाल का तो हूं नहीं और अहिरवाल की राजनीति पे वैसे भी बहुत कम लिखा गया है। राव वीरेंद्र सिंह जी के बारे में बहुत कम लिखा है। तो आपके पास कोई अगर जानकारी हो तो आप जरूर राव वीरेंद्र सिंह जी पर कमेंट करें, उनके बारे में मुझे बताएं। वीडियो पसंद आए 2-4 लोगों को शेयर कर सकते हैं। मुलाकातें होती रहेंगी दोस्तों। 3 बजे आपकी और मेरी दोस्ती चलती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।